बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज लेक्चर सीरीज़ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 4 लेके, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम अपने फाइनल रिज़ल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं तो स्पेसिफ़िक फॉर्मेट्स हमने बनाने होते हैं कि जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं लेकिन एक तायराना सा जायज़ा लेंगे कि इन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट कैसे हो सकते हैं और किन किन चीज़ों को इसमें रिपोर्ट किया जाता है। थोड़े से इनके कंटेंट्स की बात करेंगे। टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इनके फ्लोज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी स्टेटमेंट पहले प्रिपेयर होगी और दूसरे की बेस बनेगी, और ओवरऑल सबसे एंड पे कौन सी स्टेटमेंट बनती है। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और वन बाय वन इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेक्चर नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्राइब द 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। हम उन 4 बुनियादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा तायराना जायज़ा इस चीज़ का लेंगे कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और इनको प्रिपेयर करने के लिए इनका जो कंस्ट्रक्शन फ़्लो है या फ़्लो चार्ट है वो क्या है, कौन सी स्टेटमेंट पहले बनेगी और कौन सी बाद में। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बिज़नेस हो लेकिन ख़ास तौर पे कॉरपोरेशंस या कंपनीज़ 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं ताकि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो मेंशन कर सके, शो कर सके। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनाई जाती है वो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट होता है यानी नेट इनकम या नेट लॉस, वो बेस बनती है सेकंड स्टेटमेंट ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट की। ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग कैपिटल की या ऑनर्स इक्विटी की ज़रूरत होती है और जो भी सारे साल में हम कमाते हैं उसको इसी में जाके जमा किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है इसको बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दिया जाता है। ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट जब इसके एंड रिजल्ट्स बन जाते हैं तो फिर वो बैलेंस शीट के अंदर ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट को मुकम्मल करने का बायस बनती हैं। देन ही हमारी बैलेंस शीट जो है वो मुकम्मल हो सकती है। और चौथे नंबर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है यानी सबसे आखिर में वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ है, जिसमें हम इस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं कि पूरे पीरियड के दौरान हमारे कैश इनफ्लोज़ क्या रहे हैं और कैश आउटफ्लोज़ क्या रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक चीज़ वाज़े हुई कि सबसे पहले नंबर पे इनकम स्टेटमेंट बनती है, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट एक ख़ास डेट पे क्या रहे हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और इक्विटी स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि हमारे पास सरमाए का पैसा कितना पड़ा हुआ है, हमारे रिजर्व्स कितने हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटीज़ क्या हैं। और सबसे आखिर में हम कैश फ्लो पैटर्न को देखते हैं कि ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमारे पास कितने कैश आए हैं यानी कैश इनफ्लो कितना हुआ है और कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। तो जितना हमने ये देख लिया, अब इसी का छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नेट इनकम विल रिजल्ट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड व्हेन। जैसा कि हमने अभी थोड़ी सी गुफ्तगू की है या पिछले 3 लेक्चर जो हमने इससे पहले मैंने आपको दे दिए हैं उसमें हमने चीज़ों को डिस्कस किया है
कि नेट इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का रिज़ल्ट होती है। और नेट इनकम किस वक्त निकलती है कि जब किसी ख़ास टाइम पीरियड के अंदर हमारी वसूलियाँ हमारे एक्सपेंसेस से बढ़ जाती हैं, तो जो दोनों के नेट बैलेंस का डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट का नाम दिया जाता है। तो नेट इनकम विल रिजल्ट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड व्हेन, अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हमने इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। एसेट्स एक्सीड लायबिलिटीज़, एसेट एक्सीड रेवेन्यू, एक्सपेंस एक्सीड रेवेन्यू, या रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंसेस। तो जैसा कि मैंने अभी बयान किया है कि इनकम स्टेटमेंट का रिज़ल्ट उस वक्त होता है और पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है जब हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ जाएं हमारे एक ख़ास पीरियड के दरमियान होने वाले तमाम अखराजात से, तो उसका रिज़ल्ट नेट इनकम की सूरत में होता है। तो मेरी नज़र में ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करते हैं कि ये आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है कि जब इनकम स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले कंपनी का नेम शो किया जाता है, फिर स्टेटमेंट का नेम शो किया जाता है जो कि इनकम स्टेटमेंट है। इसको हम अपने साउथ एशियन फॉर्मेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे उस सूरत में टी अकाउंट फॉर्मेट बनता है और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंटल फॉर्मेट है। और इसके बाद उस पीरियड को मेंशन किया जाता है कि जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम ये स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यूज़ यानी वसूलियों को रिपोर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस वन बाय वन शो कर दिए जाते हैं और इनका जो ग्रैंड सम होता है उसको इसमें से माइनस कर देते, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4700 हमारे पास टोटल एक पीरियड का सर्विस रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू है। और इसमें से सारे एक्सपेंसेस जो वन बाय वन हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं उनका ग्रैंड सम हमारे पास 1950 बन रहा है। जब 4700 में से इसको माइनस करेंगे 1950 को, तो आपके पास नेट इनकम रिपोर्ट हो जाएगी 2750। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है, ये जो क्वेश्चन का डेटा है ये मैंने पिछले दो लेक्चर जो आपको प्रेजेंट किए हैं, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 2, उसमें से लिया है। और वो सॉफ्ट बाइट कंपनी के डेटा को ही हम आगे लेके चल रहे हैं कि जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इक्वेशन की बात की थी और लेक्चर नंबर 3 में इसी का एक 10 ट्रांजैक्शंस का डेटा लेके हमने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार की थी और प्रेजेंट किया था कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिज़नेस इन इक्वलिटी ही होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस चीज़ को कहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एक ख़ास पीरियड के दरमियान होने वाली जितनी भी वसूलियाँ होंगी, जितनी भी इनकम्स होंगी उसको रिपोर्ट करते हैं और जितने भी अखराजात होते हैं चाहे वो डायरेक्ट नौइयत के हों चाहे वो इनडायरेक्ट नौइयत के हों उनको रिपोर्ट किया जाता है। और इन दोनों के जो बैलेंसेस का डिफरेंस होता है उसको हम नेट इनकम या नेट लॉस का नाम देते हैं। जब इनकम स्टेटमेंट बन जाती है तो इसकी रिजल्टेंट फिगर जो होती है इसको नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि जिसको ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को बयान कर दूं, फिर मैं इसका रिलेशन बयान करूंगा। सबसे पहले जब ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाई जाती है तो टॉप पे पहले आप कंपनी का नेम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे आप स्टेटमेंट का नेम लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंड देन फॉर द मंथ एंडेड, वे वही पीरियड है जो कि हमने ऊपर इनकम स्टेटमेंट में शो किया हुआ है, इस पीरियड को शो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट या ओपनिंग कैपिटल होगा उसे रिपोर्ट किया जाता है। फिर इस साल में या एक ख़ास पीरियड के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट का रिज़ल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस की सूरत में उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है और जो पहले से हमारे पास सरमाया या कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी होती है उसमें इसको प्लस कर दिया जाता है। प्लस इस सूरत में होगा कि अगर हमें इस साल या इस पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की सूरत में प्रॉफिट हासिल हुआ होगा और लॉस की सूरत में इसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ ले गए, ये आपके पास एडजस्टेड ऑनर्स इक्विटी बन गई। और फिर जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं इस ख़ास पीरियड के दरमियान उसको इस ऑनर इक्विटी में से माइनस कर दिया जाता है। तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको हम ऑनर्स इक्विटी कैपिटल क्लोजिंग कहेंगे। इस क्लोजिंग फिगर जो कि यहाँ पे 16,450 शो हो रही है इसको हम नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से पहले नंबर पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं,
दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी को प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये वही ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है जो कि पिछली स्लाइड पे मैंने मेंशन की थी और इसका जो रिजल्टेंट फिगर थी वो 16,450 यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी। जब आप ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं तो अगला मरहला जो आपका होगा वो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन का होता है। तो एंडिंग बैलेंस इज इन ऑनर्स इक्विटी इज़ नीडेड इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो ये स्टूडेंट याद रखने की चीज़ है कि जो ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस होता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑनर्स कैपिटल की सूरत में $16,450 मौजूद हैं, इसकी ज़रूरत होगी हमें बैलेंस शीट को टैली करने के लिए और बैलेंस करने के लिए। इसी तरह अगर मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करूं, सबसे पहले कंपनी का नेम लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट का नेम लिखेंगे और तीसरे नंबर पे उस ख़ास डेट या ख़ास स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड को शो किया जाता है कि जिस पे बैलेंस शीट को बनाना मकसूद होता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ यूँ होगा, सबसे पहले एसेट्स को रिपोर्ट किया जाता है और नीचे वाले हिस्से में लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी को रिपोर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन या बिज़नेस इक्वेशन को डिस्कस किया था तो उसके अंदर भी ये दो चीज़ें ही मौजूद थी और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जो बिज़नेस इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इसको बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना टोटल यहाँ पे आपके पास टोटल एसेट की सूरत में मौजूद है, ये वही बैलेंस है जो हमने बिज़नेस इक्वेशन का निकाला था। लेफ़्ट हैंड साइड का टोटल $18,050 और इसी तरह लाइबिलिटी साइड और ऑनर इक्विटी का ग्रैंड सम भी हमने 18,050 ही निकाला था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के वही रिजल्ट्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट के निकलते हैं। तो यहाँ से जब ऑनर्स कैपिटल का एंडिंग बैलेंस हम निकालते हैं तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपने ऑनर कैपिटल की जगह पे और इसके अंदर जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड सम होता है उसको प्लस करने से टोटल लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। जबकि एसेट्स के अंदर चाहे वो फिक्स नौयत के हों चाहे वो शॉर्ट टर्म नौयत के हों यानी करंट एसेट्स हों, उन सब को एसेट सेगमेंट में शो करते हैं और उनका जो ग्रैंड सम होता है लाजमी अमर है कि एसेट्स का ग्रैंड सम लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के ग्रैंड सम के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की जॉइंटली हमें ज़रूरत होती है जिस वक्त हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन दो चीज़ों को, दो बेसिक स्टेटमेंट जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की सूरत में होती है, इसको थोड़ा सा बयान कर दूँ कि इन बैलेंस शीट ये आपके पास मौजूद है और इस बैलेंस शीट के जो नताइज होते हैं और अमूमी तौर पे ये कंपैरेटिव फॉर्म में ली जाती है, यानी पिछले साल के बैलेंसेस क्या थे, इस साल के बैलेंसेस क्या है और दोनों में फ़र्क कितना आया है। इसी तरह जो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इस स्टेटमेंट के अंदर हम ये शो करते हैं कि तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कितने कैश इन हुआ हमारे पास, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है और नेट रिज़ल्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट की सूरत में जो क्लोजिंग कैश और बैंक शो हो रहा होता है उसके बराबर आना चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जॉइंटली यूज़ किया जाता है जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, क्योंकि हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है जो कि इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट की सूरत पे निकलता है और एंडिंग बैलेंस हमारा जो बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक की सूरत में होगा उसके इक्वल उसका होना ज़रूरी है। जैसा कि आपको यहाँ पे कैश जो है 8050 का नज़र आ रहा है और यही हमारे पास कैश फ्लो का जो एंडिंग बैलेंस है वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे तो हमें अपने जो आंसर का पता उसी वक्त चल जाएगा कि आया हमने चीज़ों को सही कैलकुलेट किया है या कहीं पे गलती हुई है। तो हमें यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली है कि जब स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और सबसे एंड पे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इनका एक ख़ास सीक्वेंस होता है। मेरा मकसद यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ आपके साथ इन स्टेटमेंट्स को और इनके फॉर्मेट्स को डिस्कस करना और इनका फ़्लो जो है इसको बताना मकसद था कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी स्टेटमेंट बनती है, दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेटमेंट बनती है और इस तरह सो ऑन लास्ट नंबर पे कौन सी स्टेटमेंट बनेगी। आने वाले लेटर लेक्चर्स के अंदर हम इनको बनाने का तरीका भी सीखेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि हमारी जितनी भी गुफ्तगू होगी
आने वाले वक्त के अंदर इसके गिर्द ही घूमेंगी। तो यहाँ पे चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं तो सिर्फ आपको ये बताना मकसद था कि इनकी पोजीशन क्या होती है और इसके मकासद क्या होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनकम स्टेटमेंट के और इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को। इनकम स्टेटमेंट क्या है? रिपोर्ट्स द रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ख़ास वक्त में। यानी एक पीरियड सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके एक्सपेंसेस को, उसकी इनकम को इसमें रिपोर्ट किया जाता है और नेट रिजल्ट्स देखे जाते हैं। लिस्ट रेवेन्यू फर्स्ट, सबसे पहले रेवेन्यू को रिपोर्ट किया जाता है, फॉलोड बाय एक्सपेंसेस और उसके बाद एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। शो नेट इनकम और नेट लॉस, जो दोनों का फ़र्क होता है, यानी टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट फिगर होती है या तो आपके पास वो प्रॉफिट की सूरत में होगी या लॉस की सूरत में होगी। डज़ नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स एंड विड्रॉल्स ट्रांजैक्शन, इसके अंदर ना तो आपने सरमायाकारी के अमाउंट में को शो करना है यानी कैपिटल को शो करना है, और ना ही उसमें से जितनी विड्रॉल्स की हैं यानी या तो ज़ाती ज़रूरियात के लिए या बिज़नेस एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे निकाले होंगे उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस इन मेजरिंग द नेट इनकम, यानी नेट इनकम कैलकुलेशन में इन दो चीज़ों को स्टूडेंट्स ने याद रखना है कि शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी क्या है? द इनकम स्टेटमेंट इज समटाइम रेफर टू एज द स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, अर्निंग स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो उसको ये तीन नाम दिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनती है, तो ये किस खास मकसद के लिए होती है? रिपोर्ट द चेंजेस इन ऑनर इक्विटी, के सरमायाकार की आमदन के अंदर, उसके रिजर्व्स के अंदर, उसके कैपिटल के अंदर ड्यूरिंग अ खास पीरियड क्या चेंज आती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम पीरियड इज़ द सेम एज द कवर्ड बाय नेट इनकम स्टेटमेंट। ये टाइम पीरियड वही होगा कि जितने टाइम पीरियड को इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त हमने कवर किया होता है। नंबर 3 बैलेंस शीट होती है। रिपोर्ट एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी एट ए स्पेसिफिक डेट, ख़ास डेट पे इन दो चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है। लिस्ट एसेट्स एट द टॉप, एसेट को टॉप पे रखा जाता है, जैसा कि अभी हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो मैंने बताया भी था। फॉलोड बाय लाइबिलिटी, उसके बाद लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है, एंड सबसे एंड पे ऑनर्स इक्विटी को रिपोर्ट किया जाता है। टोटल एसेट मस्ट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी, इसके बराबर होना, जैसा कि मैंने कहा था बिजनेस इक्वेशन में भी बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक दूसरे के बराबर होना ज़रूरी है, और इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर भी दोनों साइडों का बराबर होना ज़रूरी तस्वर किया जाता है। इन अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, यूजुअली द मंथ एंड और ईयर एंड, और बैलेंस शीट अमूमी तौर पे किसी ख़ास टाइम पीरियड पे ख़ास डेट तक जो प्रिपेयर करनी होती है, उस पीरियड को कि जिसको आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए सिलेक्ट किया होता है, और उसकी जो एंडिंग डेट होती है वो बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है, इसके अंदर कौन सी मालूमात दर्ज होती है? इंफॉर्मेशन ऑन द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर हमें कितना कैश वसूल किया होता है, कितना कैश अदा किया होता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके आंसर द फॉलोइंग वेयर डिड, अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से कुछ आंसर्स हमने देने होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस का हमें सामना होता है और उनके आंसर तलाश करने होते हैं। वो किस किस्म के होते हैं? वेयर डिड कैश कम्स फ्रॉम, कहाँ से कैश आया। व्हाट वाज कैश यूज्ड फॉर, कैश कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, यानी कहाँ कहाँ पे हमने अदायगियाँ की। व्हाट वाज द चेंज इन द कैश बैलेंस, और कैश के अंदर जो तब्दीली आई है इसकी वजूहात क्या है। आया कैश कहीं यूज़ हो गया है, आया कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, या कहीं डेफर कर दिया गया है। तो इन चीज़ों के जवाबात कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको देती है। हम छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड एज ऑफ अ स्पेसिफिक डेट। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये बैलेंस शीट भी लिखा है, इनकम स्टेटमेंट को भी लिखा है, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट को भी लिखा है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को भी लिखा है। तो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया है कि बैलेंस शीट ही वो स्टेटमेंट है कि जिसको एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड या डेट पे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका आंसर सही है बैलेंस शीट। अब ये एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेड बिलो इज़ अ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ
फ्लैंगन कंपनी एट दिसंबर 31 2017। फ्लैंगन रिपोर्ट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मंथली, जिसके अंदर इक्विपमेंट है $10,000 के, कैश है $8,000 का, सर्विस रेवेन्यू $36,000 की है, रेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो $11,000 है, अकाउंट पेबल $2,000 है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं ये $4,000 के हैं, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है $9,000 के, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस हैं $7,000, नोट्स पेबल 16,500 और ऑनर ड्राइंग्स हैं 5,000 की। हमने ये तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। डिटरमिन द टोटल एसेट्स ऑफ एट दिसंबर 31 2017। हमने टोटल एसेट्स का मजमुआ बनाना है। डिटरमिन द नेट इनकम रिपोर्टेड फॉर दिसंबर 2017। हमने नेट इनकम को कैलकुलेट करना है। डिटरमिन द ऑनर इक्विटी, और हमने ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ हमारे पास है जिसमें हमने आंसर तलाश करना। ये डेटा वही है जो पिछली स्लाइड पे मैं आपके सामने जो इसको प्रेजेंट कर चुका हूँ, इसका मैंने बयान भी कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिटरमिन द टोटल एसेट्स ऑफ एट दिसंबर 31 2017। लोकेट कीजिए इसके अंदर एसेट्स कितने मौजूद हैं। इक्विपमेंट है 10,000 की सूरत में, कैश है 8,000 की सूरत में, और इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है 9,000। तो हमारे पास ये तीन एसेट की सूरत में अमाउंट पड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे हम इकट्ठा कर देंगे और इसका ग्रैंड सम बना लेंगे। तो ये देखिए टोटल एसेट्स आर 27,000 कंप्राइज्ड ऑफ, जो कि मुश्तमिल हैं, कैश है 8,000 का, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं 9,000 के, और इक्विपमेंट्स हैं 10,000 के। इन तीनों का मजमूआ अगर हम बनाएं तो हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स हमारे पास 27,000 के हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी मुकम्मल हुई। सेकंड रिक्वायरमेंट है, ये डेटा वही है जो पिछली स्लाइड पे मैंने दोबारा से प्रेजेंट किया है। अब हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसमें हमने मालूम करना है डिटरमिन द नेट इनकम रिपोर्टेड फॉर दिसंबर। यानी हम इनकम्स यानी वसूलियों को और एक्सपेंसेस को यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और इनका जो फ़र्क होगा वो नेट इनकम की सूरत में होगा। जैसा कि हमें पता है सर्विस रेवेन्यू $36,000 की सूरत में है, रेंट एक्सपेंस 11,000 की सूरत में है, इसी तरह यूटिलिटी एक्सपेंसेस है हमारे पास, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस हैं। तो इन चीज़ों को नेट ऑफ यहाँ पे करेंगे। तो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू है 36,000 का, ये हमने रिपोर्ट कर दिया। इसमें से तीन एक्सपेंसेस जो हमें दिए हुए हैं 11,000, 7,000 और 4,000, यानी रेंट एक्सपेंस है 11,000 का, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस 7,000, यूटिलिटी एक्सपेंस 4,000, ग्रैंड सम बना 22,000। 36 में से 22 माइनस किया तो नेट इनकम आपके पास 14,000 कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह से हमने नेट इनकम को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। यानी हमें चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को कहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए। थर्ड वन, ये वही डेटा है जो पिछली स्लाइड पे मैंने दोबारा से प्रेजेंट किया है। अब हम अपनी तीसरी रिक्वायरमेंट यानी ऑनर इक्विटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनर इक्विटी की सूरत में ड्राइंग का अमाउंट भी मौजूद है, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे कैलकुलेट हो सकती है। टोटल एसेट एज कंप्यूटेड इन पार्ट ए, जो कि हमने अभी टोटल एसेट निकाले थे 27,000। अगर उसमें से हम नोट्स पेएबल यानी अपनी लाइबिलिटीज़ के 16,500 को, और अकाउंट पेएबल जो कि हमारे पास यहाँ पे $2,000 की सूरत में मौजूद हैं, इनको ग्रैंड सम करके और टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो हमारे पास ऑनर इक्विटी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की है कि डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे ऑनर इक्विटी नहीं है, चूँकि हमने इस स्टेज के ऊपर इसको बयान भी किया है। और जब मैंने आपके सामने काउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था उस वक्त भी बताया था कि जो बिज़नेस इक्वेशन है वो तीन चीज़ों का जो है वो नेट शेल होती है, यानी एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब कैपिटल नहीं है तो हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को जब माइनस कर देंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो ऑनर इक्विटी की सूरत में होगी। इसको नेट वर्थ भी कहा जाता है, शेयर होल्डर फंड का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ। नए लेक्चर और नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।